नमस्कार। पिछली चर्चाओं में इम्प्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद के बारे में काफ़ी कुछ बात की। प्रभाववाद की स्थापना और उसके लिए प्रभाववादी चित्रकार एडवर्ड माने द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि पिछली चर्चा में बताया कि एडवर्ड माने बड़े ही क्रांतिकारी और विस्फोटक चित्रकार के रूप में उभरे। 1863 में जो उन्होंने पेंटिंग लगाई तृण पर भोजन, जो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में लगाई थी, उस पर काफ़ी बड़ा विवाद हुआ। और उसके 2 साल बाद ही जब उन्होंने उनकी पेंटिंग राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ओलंपिया, जो चित्र का नाम था ओलंपिया, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया, तो उस पर और भयंकर विवाद हुआ, जिसके बारे में अपन ने पिछली चर्चा में बात की। तो मूलतः एडवर्ड माने अपनी कला शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जाने जाते ही हैं। साथ में उन्होंने प्रभाववाद की स्थापना में काफ़ी संघर्ष किया। इन सभी कटु आलोचनाओं, विवादों के बाद भी वो कभी हताश नहीं हुए। उन्होंने अपना कला शैली को, अपने कला चित्रण को हमेशा आगे बढ़ाए रखा और प्रभाववाद के स्थापना में, प्रभाववाद के विकास में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। जैसे कि पिछली चर्चा के दौरान आया कि माने ने जो आरंभिक चित्रण किए वो निश्चित रूप से रोमांसवाद और यथार्थवाद के काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन अंत बाद के जो चित्र थे, उनके मध्यकाल से बाद के जो चित्र थे, वो पूर्णतया प्रभाववादी विशेषताओं को लिए हुए थे। 2 इनके जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं, दोनों का नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, माने मोने है। ये एडवर्ड माने है, वो क्लाउड मोनेट है। तो एडवर्ड माने का जो जन्म था वो 1832 यानी 1832 में हुआ था और काफ़ी धनिक वर्ग में थे। इनके पिताजी न्यायाधीश थे, जज थे। तो अन्य कलाकारों के साथ जैसी परेशानी होती है विपन्नता की, निर्धनता की, वो नहीं थी। लेकिन बचपन से ही इनका जो रुझान था वो चित्रकला के प्रति ज़्यादा था। और ये बात अपने पिताजी से वो कहते भी थे कि मुझे कला शिक्षा के बारे में, कला के अध्ययन के बारे में आगे बढ़ना है, करते हुए आगे बढ़ना है। और जैसा कि हर चित्रकार का जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा इस चीज़ के लिए एक बार मना ही करते हैं, क्योंकि चित्रकला व्यवसाय के रूप में बहुत कम लोग अपना पाते हैं और माता पिता को ये चिंता रहती है कि इसकी आजीविका किस प्रकार से चलेगी। लेकिन जब उन्होंने माने की जिद देखी और प्रकृति के प्रति और उन्होंने उसका आकर्षण देखा, तो उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए उनके पिताजी ने कला शिक्षा की अनुमति दे दी। हालांकि उससे पूर्व उन्होंने एक समुद्री यात्रा पर भी इनको भेजा, ताकि इनके मन में कला के प्रति जो विचार है, लोगों से मिलेंगे, नया माहौल देखेंगे, तो शायद व्यवहारिकता उनमें आए और चित्रों के प्रति जो उनका रुझान है वो कम हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे वो समुद्र यात्रा पर आगे बढ़ते गए, उन्होंने प्रकृति के नए रूप देखे। सुबह, दोपहर, शाम, समुद्र, जल, हरियाली, वृक्ष, इन सब को देखकर उनके प्रकृति के प्रति और अगाध आकर्षण पैदा हो गया। तो अंततः उनके पिताजी ने उनको कुत्यूर, एक चित्रकार था, उसकी चित्रशाला में भर्ती करा दिया इन सेंस कला अध्ययन के लिए वहाँ उनको भेज दिया। अब उस चित्रशाला जो थी कुत्यूर की, उसमें पारंपरिक चित्रण को काफ़ी महत्व दिया जाता था, क्योंकि ये आरंभ का दौर था प्रभाववाद का। रोमांसवाद की भी समाज में प्रतिष्ठा थी और यथार्थवाद उस वक्त काफ़ी प्रचलन में भी था। तो यथार्थवाद की जो रेखांकन पद्धति थी, पारंपरिक जो पद्धति थी, जो
नवशास्त्रीयवाद से जो रेखांकन का एक स्वरूप चला आ रहा था, क्योंकि नवशास्त्रीयवाद में तो मानक, आदर्श मानक को लेकर चित्रण किया जाता था, लेकिन रोमांसवाद और उसके बाद यथार्थवाद में भी रेखीय चित्रण, बड़ी स्पष्ट रेखाओं के द्वारा चित्रण होता था, और यथार्थ जो नैसर्गिक स्वरूप था उसका चित्रण किया जाता था। तो वास्तविकता के नज़दीक होने से उस पर भी जो चित्रण की जो प्रविधि थी, उसकी जो पारंपरिक चित्रांकन का जो तरीका था, वो कुत्यूर की चित्रशाला के अंदर भी सिखाया जाता था। तो परंपरागत ढंग से माने ने चित्रांकन को भी बहुत गहराई के साथ में, निष्ठा के साथ में सीखा। हालांकि उनको इन चित्रों में ज़्यादा रुचि नहीं थी और वो इसको बंधन के स्वरूप में मानते थे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न था। उन्होंने 6 साल तक कुत्यूर की उसकी जो चित्रशाला थी उसमें उन्होंने कार्य किया, और वहाँ रहकर परंपरागत चित्र पद्धति के तो सिद्धस्थ हो ही गए थे, लेकिन प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के चित्रण को चित्रित करना, वो काफ़ी उनको पसंद था। अब चूँकि पिता ने भर्ती कराया था, कला को सीखना था, तो निष्ठा के साथ में ये उनमें बड़ी खूबी थी कि वो अपना काम बड़ी तल्लीनता से करते थे, और कहीं भी उसमें काम से मन पीछे करने का उनका कभी स्वभाव नहीं रहा। वे काफ़ी डेडिकेटेड चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ रहते हुए अच्छी पारंपरिक चित्रण शैली को भी उन्होंने सीख लिया, और वे उस काम से, जैसा कि पहले भी बताया, कि कुछ नया करना चाहते थे। इस पारंपरिक जो यथार्थवादी चित्रण परंपरा था, उनको कुछ जचता नहीं था, और वो कहते भी थे, और यथार्थवाद का उपहास, मजाक भी उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मतलब उस चित्रशाला में क्यों हूँ। आसपास जहाँ भी देखो हास्यास्पद बातें होती रहती है, कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम छाया। जब मैं चित्रशाला में प्रवेश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी कब्र में प्रवेश कर रहा हूँ, यानी बहुत घुटा हुआ सा वो महसूस करते थे। इस चित्रशाला में रहने का उनको एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उनके चित्रण के अंदर जो उनकी रेखांकन की जो शैली थी और जो उसने परंपरागत तरीका सीखा था, उसमें उनका रेखांकन बहुत ही अभ्यासपूर्ण हो गया था और सशक्त हो गया था। जो पात्र का अंकन था या मानवाकृति का अंकन था या अन्य वस्तु अंकन था, उसका जो अनुपातिक और उसके चारित्रिक विशेषताओं को वो अपने रेखांकन में ही उतार लेती। इतनी पारंगतता उनके अध्ययन में आ गई थी। ये बीच में वहाँ से जब मन नहीं लगता तो ये लूव्र संग्रहालय भी जाते। वहाँ जाकर जो ख्यातनाम चित्रकार थे, उन चित्रकारों की पेंटिंग को देखते, उस पेंटिंग का अध्ययन करते, उसकी रंग योजना, उसकी चित्रांकन, रेखांकन शैली, उसका बारीकी से वो अध्ययन करते। फिर बाद में वो जर्मनी भी गए, हॉलैंड भी गए। वहाँ फ्रांस हॉल्स से वो काफ़ी प्रभावित हुए। फ्रांस हॉल्स ऐसा चित्रकार था जिसकी कला में एक स्वच्छंदता थी, एक उन्मुक्तता थी, बंधन नहीं था। तो उनका भी स्वभाव बंधन से मुक्त होना चाहता था, और उन्होंने जब वो रेखांकन की और चित्रांकन की उनकी फ्रांस हॉल्स की जो स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति देखी, उससे वे बहुत प्रभावित हुए और उन चित्रों का उन्होंने बड़ा गहराई से अध्ययन किया। बाद में इटाली भी गए। वहाँ पुनर्जागरण काल यानी रेनेसांस पीरियड के जो कलाकार थे, उन कलाकारों की पेंटिंगों का, चित्रों का उन्होंने अध्ययन किया। विशेषतः वेलास्केस जो चित्रकार था, उससे वो बहुत प्रभावित थे। वेलास्केस एक ऐसा चित्रकार था जो चित्रों के अंदर बहुत ही सरलीकृत रूप लेता था। जो यथार्थवादी जैसे जस कहते हैं सादृश्य रूप में जैसे चित्रण करना पसंद करते हैं, वेलास्केस उस पात्र को बहुत ही सरलीकृत कर देता था, सिंप्लीफाइड कर देता था। उसमें एक चित्र में नवीनता तो आती, बल्कि उसमें एक सहजता भी पैदा हो जाती, उसमें एक लय भी पैदा हो जाती, और
कोई चीज़ जब विशेष से सामान्य हो जाती है तो उसमें उसका संप्रेषण का दायरा भी बढ़ जाता है, उसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है। तो वो सरलीकृत जो रूप लेकर काम करते थे वो एडवर्ड माने को बहुत पसंद आई। और ये काम करते साथ साथ में जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियाँ थी उसमें अपने चित्र भी भेजते। तो जैसे कि पहले अपन ने बात की थी कि जब पेरिस के अंदर 1863 के अंदर कला प्रदर्शनी हुई थी तो उसमें उनके चित्र अस्वीकृत हो गए थे। उससे पूर्व भी उन्होंने 1862 में भी 59 में भी एक चित्र बनाया था, एबिस्थिन पीने वाला। एबिस्थ को जैसे होगा ताड़ी वाड़ी जैसा, तो एबिस्थिन पीने वाला करके एक उन्होंने चित्र बनाया। और वो चित्र हालांकि उसकी जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी उसमें तो वो अस्वीकृत हो गया, लेकिन वो चित्र चर्चा का विषय जरूर रहा। कारण कि कुत्यूर की चित्रशाला में वो काम कर रहे थे और कुत्यूर ने उस चित्र को देखा और उनको भी शायद ठीक से पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया कि कोई क्या कहते हैं एबिस्ट पीने वाले ने ये चित्र बनाया होगा। तो हालांकि उन्होंने वो जो वेलास्केस का उन पर जो प्रभाव था सरलीकृत रूप लेके बनाना, उसी को आधार बनाकर उन्होंने ये चित्र बनाया था, पर वो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद में उन्होंने पेरिस का जो जीवन था उसके काफ़ी नज़दीक गए और उन्होंने वहाँ जो नृत्य वगैरह करते हैं ग्रुप्स में या क्लब्स वगैरह में, उनको उन्होंने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया। और वो जो चटकीलापन और एक पर्यावरण का जो प्रभाव उस पर पड़ता था, तेज़ रंगों का और चमकीले रंगों का, उसको लेके उन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें दो व्यक्ति चित्र जिस कह सकते हैं वो ज़्यादा थे, माना व लोला दो नर्तकियाँ थी, उनके उन्होंने चित्र बनाया। तो वो चित्र जो बनाया वो अब यथार्थवादी स्टाइल में नहीं था। उन्होंने जो डार्क बैकग्राउंड होता है, जैसे काला है या दूसरे का मतलब जैसे डार्क ब्राउनिश जैसा कोई कलर था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही चटकीले रंगों को, चमकीले रंगों को इस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया। और हालांकि उन चित्रों की भी काफ़ी कटु आलोचना हुई, कारण कि ये आरंभिक दौर था जहाँ अनुभव प्रभाववाद अभी विशेष प्रभावी नहीं हुआ था और यथार्थवाद और रोमांसवाद की जड़ें थोड़ी बहुत जमी हुई थी, लोगों की मानसिकता उस तरफ ज़्यादा थी, नए प्रयास को या प्रयोग को वो इतना आत्मसात नहीं कर पा रहे थे, तो उसका विरोध भी हुआ, कटु आलोचना भी हुई। लेकिन और हालांकि वो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में तो स्वीकृत नहीं हुए जो 1862 में उन्होंने ये जो दो नर्तकियों के जो चित्र बनाए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ एक मार्तीन कला वीथिका है, वहाँ उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए रखे। तो लोगों ने उन चित्र को देखा तो उसका थोड़ा मजाक भी बना, कुछ लोगों ने उसे सराहा भी। जब भी कोई नया काम होता है तो कुछ नकारने वाले भी होते हैं, कुछ उसमें आशावादी लोग उसमें कुछ नई किरणें भी ढूंढते हैं। तो लगा कि ये कुछ एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसे एडवर्ड माने लेके आ रहे हैं। 1863 का तो पिछली बार अपन ने जिक्र किया ही था कि जो तृण पर जो भोजन चित्र था उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ और उस पर आलोचनाएँ हुई, जिसका अपन ने पिछली बार जिक्र किया। ओलंपिया का भी किया। तो ये ओलंपिया 2 साल बाद में 1865 में उन्होंने कला प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हो गया था। ओलंपिया जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी उसमें वो स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन उसकी भी बहुत कटु आलोचना हुई थी जिसकी अपने पिछली चर्चा में बात की। जब ओलंपिया के बारे में इतनी चर्चाएं और विवाद वगैरह जो हुए, उसके बाद में वो स्पेन चले गए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन कटु आलोचनाओं से, इस विवादों से कभी काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने वहाँ 1866 में एक चित्र बनाया बांसुरी वाला, और वो उनकी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हुआ। और
2 साल बाद 1868 में उन्होंने फिर 2 चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुए, तोते वाली स्त्री और एमिला जोला। एमिला जोला इनके एक लेखक मित्र थे और जो इनकी जो पेंटिंग्स थी इनको काफ़ी पसंद भी करते थे। जो अपने एडवायर माने थे, इनकी पेंटिंग्स को वो काफ़ी पसंद भी किया करते थे, स्वयं एक लेखक थे। तो और इन्होंने माने के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, माने को लेकर, उसके चित्रों को लेकर उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। तो ये जो चित्र बना है ये भी स्वीकृत हुए। अब उन्होंने जो एमिला जोला का जो पोर्ट्रेट बनाया, उस पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड में, यानी जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि के अंदर जो उसकी जो पेंटिंग थी ओलंपिया, उस ओलंपिया की पेंटिंग को उनको बैकग्राउंड के अंदर भी बताया। और साथ में उसके साथ में जापानी जो छाप चित्र थे, छापा चित्र या छाप चित्र, उनको भी उसको पृष्ठभूमि में बताया। ये एक प्रतिभावाद में एक नया ट्रेंड है जो ध्यान देने योग्य है कि जापानी चित्रकला का प्रभाववाद के ऊपर बहुत प्रभाव था और इतना ज़्यादा प्रभाव था